डियर स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है पीएच स्केल। पीएच स्केल बेसिकली क्या होता है कि हमने इससे पहले पढ़ लिया कि एसिड और बेस की हमने प्रॉपर्टी के बारे में बात कर ली है, ठीक है। तो अब ये चीज़ जानने के लिए कि जो आपके पास एसिड है वो किस हद तक एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस है तो वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक स्केल होता है जिससे हम कहते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल को हम डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। ये क्या चीज है? नेगेटिव लॉगरिथम है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। मतलब जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन आपके पास होंगे वो चीज उतनी ज्यादा एसिडिक होगी, जितने कम H पॉजिटिव होंगे वो उतनी चीज उतनी कम बेसिक होगी, मतलब वो बेसिक उतनी कम एसिडिक होगी, मतलब वो बेसिक होगी। अगर H पॉजिटिव आयन की तादाद ज्यादा है तो वो आपके पास स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ठीक है। और अगर H पॉजिटिव आयन की तादाद कम है तो वो आपके पास बेस होगा और वो स्ट्रॉन्गर बेस। जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन कम होंगे वो चीज उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं पीएच स्केल। फार्मूला है pH is equal to minus logarithm of H positive ion, negative logarithm of H positive ion। तो अगेन मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि जितने ज्यादा H positive ion होंगे, जितने ज्यादा H positive ion होंगे, pH की वैल्यू उतनी कम आएगी। तो pH की वैल्यू जितनी कम आएगी वो चीज उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर H positive ion की तादाद कम होती है तो pH की वैल्यू आपके पास ज्यादा होगी, और pH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो चीज उतनी ज्यादा बेसिक होगी। pH की वैल्यू कम आती है तो वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, अगर pH की वैल्यू ज्यादा आ रही होती है तो वो स्ट्रॉन्गर बेस होता है। तो ये है आपके पास pH स्केल। अभी हम इसके लिए इक्वेशन डिराइव करनी है और हमने इसको प्रूव करना है कि pH ऑफ, हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है जिसका हम कहते हैं ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। यानी आपके पास वाटर है, वाटर के बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल, तो चंद एक मॉलिक्यूल आपस में वो क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, जिससे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बनता है। मतलब वाटर बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो कम आयोनाइज होता है। लेकिन जब ये आपके पास आयोनाइज होता है तो ये क्या चीज आपको देता है? H पॉजिटिव आयन देता है और OH नेगेटिव आयन देता है। इसे हम कहते हैं ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर भी कहते हैं, और दूसरा हम इसे कहते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। तो H2 जब भी डिसोसिएट होगा तो वो आपको H पॉजिटिव आयन देगा और OH नेगेटिव आयन देगा। इसके लिए अगर हम Kc की वैल्यू लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखते हैं, तो Kc होगा प्रोडक्ट हम ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर के अंदर, और जो आपके पास रिएक्टेंट होते हैं उसको हम डिनोमिनेटर के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो रिएक्टेंट है वो H2 रिएक्टेंट को हमने डिनोमिनेटर के अंदर लिखा, प्रोडक्ट H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन को मैंने न्यूमरेटर के अंदर लिखा, ओवर आपके पास वाटर की कंसंट्रेशन आ गई। ये है Kc की वैल्यू फॉर दिस इक्वेशन। अगर आपके पास वाटर के बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल है, मिसाल के तौर पर मैं जरूरी कह देता हूँ कि आपके पास लेट्स सपोज अगर आपके पास 1000 मॉलिक्यूल है तो हो सकता है उनमें से एक मॉलिक्यूल जो कि आयोनाइज है। जब मे भी इससे भी ज्यादा मॉलिक्यूल होते हैं तो उनमें से चंद मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आयोनाइज होते हैं। तो जनरली आपके पास जो वाटर की अमाउंट है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। यानी कि अगर आपके पास एक बीकर है, बीकर के अंदर पानी भरे हुए, आपने एक ड्रॉप पानी का ले भी लेते हैं तो उससे पानी के अमाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह बीकर के अंदर क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल टूटेगा या दो मॉलिक्यूल टूटेंगे, ठीक है, तो उसकी क्या बनेगा? पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बनेंगे। वाटर के अमाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम कहते हैं अमाउंट ऑफ वाटर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि बिकॉज वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए हम कहते हैं कि इसके अमाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। तो इस वाटर को मैं यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है तो ये इधर आके Kc के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Kc इंटू वाटर हो जाएगा, ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगा आपके पास H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन, ठीक है, Kc इंटू वाटर। इसके लिए हम एक जरूरी आपके पास एक कांस्टेंट हम यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर Kw, और ये इक्वल हो जाएगा Kc इंटू वाटर। यानी इन दोनों की जगह हमने एक ही कांस्टेंट यूज करना है जो कि होगा Kw। तो Kw इक्वल हो गया आपके पास H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव आयन।
के पॉजिटिव सॉरी के डबल इज इक्वल टू एच पॉजिटिव इनटू OH नेगेटिव आई। जब हम के डबल की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फाइंड करते हैं, मतलब ये कोई थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं होगी, अगर हम के डबल की एक्सपेरिमेंट के जरिए वैल्यू फाइंड करते हैं तो के डबल की वैल्यू आपके पास आती है 10⁻⁻14, यानी एच पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव इसकी वैल्यू कितनी आती है 10⁻14। ये है आपके पास के डब्ल्यू की वैल्यू जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है। यहां तक के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच पॉजिटिव इनटू OH नेगेटिव इज इक्वल टू 10⁻14। यहां पर चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें या आप रीड कर लें, फिर मैं अभी इससे आगे काम नहीं करूंगा। अभी जो आपके पास फाइनल इक्वेशन अभी तक हमारे पास आई है वो ये आई है कि के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव विच इज इक्वल टू 10⁻14। ठीक है, इसकी इक्वेशन नंबर आप मान के दें। ठीक है जी, आपके पास जो के डब्ल्यू की वैल्यू आई है वो आई है एच पॉजिटिव OH नेगेटिव इज इक्वल टू 10⁻14। अब थोड़ा इस इक्वेशन में गौर करें। अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल वाटर का है, अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल वाटर का इट विल डिसोसिएट टू प्रोड्यूस वन मॉलिक्यूल ऑफ H पॉजिटिव सॉरी वन H पॉजिटिव आयन एंड वन OH नेगेटिव आयन। मतलब ये कि आपके पास एक वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है तो एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव बनता है। अगर इसके 2 मोल टूटेंगे या 2 मॉलिक्यूल टूटेंगे तो आपके पास 2 H पॉजिटिव बनेंगे और 2 OH नेगेटिव बनेंगे। ठीक है, इससे मुराद है कि जितने आपके पास H पॉजिटिव आयन बन रहे हैं उतने ही आपके पास OH नेगेटिव आयन बन रहे हैं। सो वी कैन से दैट कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू OH नेगेटिव आयन। ठीक है, क्यों? जितने H पॉजिटिव आयन बनेंगे उतने ही OH नेगेटिव आयन बनेंगे। Hence we can say that the concentration of H positive ion is equal to OH negative ion। ठीक है, अब जब H पॉजिटिव इक्वल हो गया OH नेगेटिव के, तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अगर आप देखें, इक्वेशन नंबर 1 में वो कहता है कि KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव इनटू OH नेगेटिव और ये इक्वल हो गया 10⁻14 के। मैं यहाँ देखिए W को फिलहाल स्किप कर रहा हूँ। जल्दी मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास OH नेगेटिव इज इक्वल टू H पॉजिटिव, तो मैं इस OH नेगेटिव की जगह पे क्या लिखूंगा? आपके पास H पॉजिटिव लिखूंगा। H पॉजिटिव इनटू H पॉजिटिव ये इक्वल हो जाएगा 10⁻14। तो H पॉजिटिव जब H पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा H पॉजिटिव का स्क्वायर और ये इक्वल हो जाएगा 10⁻14। ठीक है, H पॉजिटिव का स्क्वायर किसकी इक्वल हो जाएगा? 10⁻14 के। अगर मैं जहां पर स्क्वायर है इसके रूट को हटाना चाहता हूं क्योंकि मुझे कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन यानी हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, तो मैं यहां पर भी इसके रूट ले लूंगा, स्क्वायर का इसका भी इसके रूट और इधर 10⁻14 का स्क्वायर रूट ले लूंगा। तो आप जानते हैं कि 10⁻14 अगर मैं इसके रूट लूंगा तो इससे बराबर है इसकी पावर 1/2 लूं तो ये कितना हो जाएगा 10⁻7। ये इक्वल हो जाएगा 10⁻7 और ये इसे कैंसिल, तो आपके पास H पॉजिटिव आयन की तादाद कितनी हो गई? 10⁻7। ये आपके पास आ गई H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। तो H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू 10⁻7। ठीक है जी, चले उससे आगे स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से रेस कर रहा हूँ इसको, मैं क्या मैं इक्वेशन को भी रेस कर रहा हूँ, लेकिन चले मैं यहाँ से हमारे पास एक क्वेश्चन होता है P और मैथ के नाम जो कहते हैं P का मतलब क्या होता है? नेगेटिव लॉगरिथम। P का क्या मतलब होता है? नेगेटिव लॉगरिथम। अगर मैं यहाँ पर Px कहूँगा तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ x आता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो भी वेरिएबल लिखेंगे यहाँ पर उस वेरिएबल के साथ नेगेटिव लॉग आएगा, माइनस लॉग आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास है H पॉजिटिव है, मैं इसके ऊपर साथ जब इधर P लिखूंगा यानी P के ऊपर फंक्शन अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H
मतलब है जब हम P अप्लाई करते हैं इससे मुराद है कि दूसरी साइड पे वेरिएबल के साथ आपने नेगेटिव लॉगरिथम लेना है। हमारे पास हाइड्रोजन आयन थे, हमने इसके साथ P लिखा तो यहाँ पर हमने नेगेटिव लॉग दिया किस चीज का, H पॉजिटिव का। और यहाँ पर हमारे पास H पॉजिटिव की अमाउंट कितनी आई है, 10⁻⁻⁷। ये हमारे पास किस चीज की अमाउंट थी, H पॉजिटिव आई थी। तो मैं यहाँ पर पुट करूँगी माइनस लॉग इनटू हाइड्रोजन आयन की तादाद थी 10⁻⁷। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू दे रहा हूँ 10⁻⁷। क्लियर है? अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा, आपने लॉग के लास्ट करना पड़ेगा कि जो पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है, कोएफिशिएंट मान जाती है जो आपके पास पावर होती है। तो यहाँ पर 10⁻⁷ है तो पावर जो कि -7 वो स्टार्ट में आ जाएगी और ये आ जाएगा आपके पास लॉग 10, क्योंकि ये लॉग का कानून है कि जो पावर होती है वो क्या आ जाती है, स्टार्ट में आ जाती है, शुरू में आ जाती है। यानी कि आपके पास अगर होगा लॉग x स्क्वायर जिसको आप लिख सकते हैं 2 log x, क्योंकि ये जो पावर होगी ये शुरू में आ जाएगी। जहां पर 10⁻⁷ था तो -7 स्टार्ट में आ गया क्योंकि ये पावर थी, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +7। और log 10 की जो वैल्यू होती है log 10 आपके पास 1 की इक्वल होता है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, +7 × 1, तो pH कितनी आ गई, 7। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि जो आपके पास वाटर है उसकी pH कितनी है, 7 है। बिल्कुल सेम यही मेथड है। उसी तरह तो आप pOH भी फाइंड कर सकते हैं। जस्ट आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, pOH फाइंड करने के लिए कि आपके पास जो Kw था वो इक्वल था आपके पास H पॉजिटिव इनटू OH नेगेटिव, और इसकी वैल्यू कितनी थी, 10⁻⁻14 थी। तो यहाँ पे आपने ये भी देखा कि H पॉजिटिव आयन की तादाद इक्वल होती है OH नेगेटिव आयन के। तो जब हमने pH फाइंड कर ली थी, जब हमने pH फाइंड कर ली थी तो हमने OH नेगेटिव की जगह H पॉजिटिव पुट किया। अब हमने POH फाइंड करना है। जब हमने POH फाइंड करनी होगी तो हम H पॉजिटिव की जगह OH नेगेटिव पुट करेंगे, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, OH नेगेटिव इनटू OH नेगेटिव इक्वल हो जाएगा 10⁻⁻14। तो ये भी हो जाएगा OH नेगेटिव का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁻14 के इक्वल। इधर भी आप स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी आप स्क्वायर रूट ले लें। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास OH की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 10⁻⁻7 आ जाएगी। दोनों तरफ आप P ले लें तो POH की वैल्यू आ जाएगी माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻7। तो 10⁻⁻7 क्योंकि ये पावर है तो ये स्टार्ट में आ जाएगा, तो -7 log 10 हो जाएगा। तो माइनस माइनस +7 और log 10 की वैल्यू 1, तो ये आपके पास 7 की इक्वल आ जाएगा POH। तो pH इज इक्वल टू 7। pH भी हमने फाइंड कर ली कि आपके पास जो pH है वो भी कितनी है, 7 है, और POH की वैल्यू भी आपके पास क्या है, 7 है। अगर मैं pH और POH को ऐड कर देता हूं तो आपके पास pH प्लस POH ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 7 + 7 यानी कि 14 के। तो ये आपके पास एक और इक्वेशन आ गई, pH प्लस POH इट इज इक्वल टू 14। तो ये हमारे पास डेरिवेशन है pH स्केल। ठीक है, तो अगर मैं pH स्केल की बात करता हूँ, pH की वैल्यू 7 आ जाती है तो वाटर है मतलब न्यूट्रल। यहाँ पर मैं जब छोटा सा टेबल बना लूँ, यहाँ तक आपकी डेरिवेशन थी pH स्केल की। आगे मैं थोड़ा आपको pH स्केल के बारे में इंस्ट्रक्शन दूंगा कि pH स्केल से कैसे पता चलता है कि ये एसिड है या बेस है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि pH की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर pH की वैल्यू आ जाती है 0 से लेकर 6 तक, तो वो आपके पास क्या होते हैं, एसिड होते हैं। जो 6 होगा ये आपके पास क्या होगा, वीक एसिड होगा, और जो 0 जो 1 होगा ये आपके पास किस एरिया में आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वाले एरिया में आते हैं। दूसरी तरफ क्या होगा कि जो अगर 7 वैल्यू आ गई तो ये क्या होगा, आपके पास न्यूट्रल हो गया, मतलब ना वो एसिड है ना बेस है, जैसे कि वाटर हो गया और साल्ट हो गया जिनको हम न्यूट्रल या नॉर्मल साल्ट कहते हैं, उनकी pH कितनी होती है, 7 होती है। अगर pH की वैल्यू 7 से ग्रेटर है
मतलब 8 से लेकर वो कितने तक 14 तक है, तो वो आपके पास क्या होगा, बेस होता है। जो पीएच है उसकी वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम 0 to 14, दरम्यान में होता है 7 वाला आपके पास न्यूट्रल होता है। 0 से लेकर 7 तक क्या होता है आपके पास एसिड होता है। 0 से लेकर 7 तक क्या होता है आपके पास एसिड होते हैं, और 8 से लेकर 14 तक आपके पास क्या होता है, बेसिस होते हैं। अगर 7 से कम आएंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, 7 से ज्यादा जाएंगे तो आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। तो ये है आपके पास पीएच स्केल एंड डेरिवेशन ऑफ पीएच स्केल। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा टाइप ऑफ सॉल्ट के बारे में। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।